आज है 25 अगस्त सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार की चुनावी राजनीति में बढ़ते तनाव की, जहां एनडीए में सीटों का गणित सुलझ नहीं रहा तो वहीं इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसके अलावा हम भारत की पाकिस्तान नीति पर एक दिलचस्प विश्लेषण सुनेंगे और जानेंगे कि क्या मोदी सरकार सिर्फ नैरेटिव पर ध्यान दे रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक की राजनीतिक हलचल, लद्दाख में सोनम वांगचुक का संघर्ष और सबरीमाला पर भाजपा की चेतावनी पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि क्यों मध्य प्रदेश सरकार श्रीकृष्ण की माखन चोर वाली छवि बदलना चाहती है। दुनिया के गलियारों से यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के संकल्प और अमेरिकी टैरिफ पर मोटेक सिंह अहलूवालिया की सलाह भी होगी। और अंत में खेल और विज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक खबरें भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हरकारा। बिहार में चुनावी घमासान, सीट बंटवारे पर पेंच और चुनाव आयोग पर संग्राम। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहले बात एनडीए की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए गठबंधन के भीतर एक फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। इसके तहत दोनों बड़े सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 100 से 105 सीटों पर बराबर बराबर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन असली पेंच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर फंसा हुआ है। चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगभग 20 सीटें ही मिलने की संभावना है। बाकी बची सीटें जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दलों के खाते में जाएंगी। 2020 के चुनाव में जदयू ने 115 और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब भाजपा 74 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी, जबकि जदयू को सिर्फ 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके बावजूद जदयू इस बार 100 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पिछली बार जदयू के खराब प्रदर्शन की वजह लोजपा का उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना था, और चूंकि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, इसलिए सीटों पर कोई बड़ा समझौता नहीं होगा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने 100% स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है, जहां उसने लड़ी गई सभी 5 सीटें जीती थीं। दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को मोदी आयोग और भाजपा का सेल बताते हुए कहा कि यह संस्था अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण लोकतंत्र पर सीधा हमला है और चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द ही बिहार चुनाव के लिए एक साझा घोषणापत्र जारी करेगा। भाजपा ने इन आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है और अब उन्हें बिहार में एक और हार का डर सता रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ और जुमलों की दुकान लगेगी जैसी टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक फ दर्ज की गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा, फ से कौन डरता है? अब तो जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। हम सच बोलते रहेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि बिहार में 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और दावे आपत्तियां दर्ज करने के लिए अभी 8 दिन और बाकी हैं। विश्लेषण। आखिर भारत की सरकारी पाकिस्तान पॉलिसी है क्या? आकार पटेल अब रुख करते हैं एक विश्लेषण का। लेखक आकार पटेल एक बड़ा सवाल उठाते हैं। आखिर भारत सरकार की पाकिस्तान को लेकर आधिकारिक नीति है क्या? वो कहते हैं कि दो पक्षों के बीच समस्या सुलझाने के 3 ही तरीके होते हैं, बातचीत, किसी तीसरे की मध्यस्थता या बल प्रयोग। लेकिन भारत एक चौथा तरीका अपनाता है जिसे बच्चे कट्टी कहते हैं, यानी ये दिखावा करना कि दूसरा पक्ष है ही नहीं। पटेल मोदी सरकार के पिछले सालों के बयानों और खबरों की एक लंबी लिस्ट पेश करते हैं, जो एक दूसरे से पूरी तरह उलट हैं।
क्या आप जानते हैं कि ये सभी बयान मोदी सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा रहे हैं? जैसे कि एक तरफ कहा गया, भारत पाकिस्तान से बात करेगा, और दूसरी तरफ कहा गया, पाकिस्तान को बातचीत का कोई संदेश नहीं भेजा गया। एक नीति थी कि जब तक आतंक का निर्यात बंद नहीं होगा, बात नहीं होगी, तो दूसरी तरफ लाहौर में अचानक बातचीत भी हुई। कभी कहा गया कि सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, कश्मीर पर नहीं, तो कभी यह भी कहा गया कि द्विपक्षीय ढांचे के तहत जम्मू कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं। एक समय स्वतंत्रता दिवस और ईद पर सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, तो दूसरे साल उसी मौके पर कोई मिठाई नहीं बांटी गई। एक बयान था, पाकिस्तान के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं, तो एक और बयान आया, भारत अब पाकिस्तान को 7 से 10 दिनों में हरा सकता है। कभी पाकिस्तान के साथ व्यापार सामान्य करने की मांग हुई, तो कभी एलओसी के पार व्यापार स्थगित कर दिया गया। पटेल कहते हैं कि नीति का मतलब होता है कार्य का एक निश्चित तरीका, एक ऐसी योजना जो भविष्य के फैसलों को दिशा दे। लेकिन ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखकर लगता है कि भारत की पाकिस्तान नीति में कोई निश्चितता या निरंतरता नहीं है, बल्कि यह समय समय पर पूरी तरह बदलती रही है। विश्लेषण: क्या मोदी सरकार सिर्फ नैरेटिव संभालेगी या काम भी करेगी? संजय यादव में संजय के झा एक विश्लेषण में लिखते हैं कि मोदी सरकार घरेलू और विदेश नीति की चिंताओं पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के बजाय आलोचकों को चुप कराने के लिए छोटे मोटे हथकंडों का इस्तेमाल करती रही है। झा लिखते हैं कि जब विपक्ष के वोट चोरी अभियान ने लोगों का ध्यान खींचा, तो सरकार एक संविधान संशोधन विधेयक ले आई, जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहता है, तो उसे पद छोड़ना होगा। सरकार जानती थी कि उसके पास इसे पारित करने के लिए संख्या नहीं है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक नैरेटिव बनाना था ताकि विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें भी उसी कटघरे में खड़ा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियों में कहा, अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। झा 2014 में मोदी के उस वादे की याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने संसद को अपराधियों से मुक्त करने की बात कही थी। लेकिन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में 35% सांसदों पर आपराधिक मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 46% हो गए। झा आरोप लगाते हैं कि सरकार ने चुनिंदा तौर पर विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाया है, जबकि भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को बरी कर दिया जाता है। बिहार के विकास के दावों पर झा कहते हैं कि पूरे पन्ने के विज्ञापन विकसित बिहार का दावा करते हैं, लेकिन राज्य आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे नीचे है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में ज्यादातर समय भाजपा के साथ ही शासन किया है, फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। झा आगे लिखते हैं कि जब दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध जैसी बड़ी चुनौतियों से निपट रही थी, तब भारत में चर्चा वक्फ बिल, ऑपरेशन सिंदूर और कुंभ कांवरिया जैसे मुद्दों पर हो रही थी। उनका कहना है कि सरकार असल मुद्दों का समाधान करने की बजाय नैरेटिव मैनेजमेंट में ज्यादा लगी है। एक सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में बताया कि देश के 22 एम्स में डॉक्टरों के 59% पद खाली हैं और 2024-25 में ही 39,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए हैं। झा अंत में सवाल करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री बकवास पर 10 साल की रोक लगाने की अपील कर सकते हैं, ताकि देश की ऊर्जा सही मुद्दों पर लगे। विवादास्पद बिल की जेपीसी से आम आदमी पार्टी भी बाहर। अब वापस लौटते हैं संसद की राजनीति पर। आम आदमी पार्टी ने भी उस विवादास्पद विधेयक की समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है, जिसमें जेल में बंद प्रधानमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रस्ताव है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद जेपीसी का बहिष्कार करने वाली आप तीसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। आप सांसद संजय सिंह ने इन विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इनका मकसद विपक्ष को खत्म करना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भ्रष्टाचार और भाजपा का रिश्ता लैला मजनू जैसा है। जम्मू कश्मीर जमात से जुड़े स्कूलों के अधिग्रहण पर सरकार और उपराज्यपाल में टकराव। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़े फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे 215 स्कूलों के अधिग्रहण के एक आदेश ने उमर अब्दुल्ला सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच एक नया टकराव पैदा कर दिया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि उनके विभाग ने स्कूलों के अधिग्रहण का आदेश नहीं दिया था और अंतिम आदेश उनकी जानकारी के बिना बदला गया। इस आदेश ने हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। पंजाब में आपका हिंदुओं पर ध्यान। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य में हिंदुओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आप ने हिंदू मंदिर अधिनियम लागू करने का वादा किया है, सनातन सेवा समिति की स्थापना की है और राज्य इकाई की कमान भी एक हिंदू चेहरे अमन अरोड़ा को सौंपी है। इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने हाल ही में 14 जाति आधारित बोर्डों की स्थापना की है,
जिनमें से ज़्यादातर हिंदू समुदायों से जुड़े हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम लोकसभा चुनाव में आप के वोट शेयर में गिरावट और भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी के बाद उठाए गए हैं। 2022 में जहां भाजपा का वोट प्रतिशत 6.6% था, वो लोकसभा चुनाव में बढ़कर 18% हो गया। सबरीमाला कार्यक्रम पर भाजपा की चेतावनी। केरल में सबरीमाला का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है। भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों मुख्यमंत्री 10 सितंबर को सबरीमाला में होने वाले वैश्विक अयप्पा संगम में शामिल होने से पहले हिंदुओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पिनाराई विजयन ने सबरीमाला की परंपराओं का उल्लंघन किया और स्टालिन ने हिंदू धर्म को वायरस बताकर हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दोनों बिना माफी मांगे कार्यक्रम में आते हैं तो भाजपा उनका पुरजोर विरोध करेगी। लद्दाख, सोनम वांगचुक की संस्था की जमीन रद्द, बोले यह मांग दबाने की साजिश। लद्दाख से खबर है कि लेह प्रशासन ने प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL) को दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। सोनम वांगचुक ने इसे डायन का शिकार बताते हुए कहा कि यह लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को दबाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हिल काउंसिल को विश्वास में लिए बिना लिया गया, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वांगचुक ने घोषणा की है कि वे न्याय के लिए अदालत जाएंगे। श्री कृष्ण को माखन चोर कहना पसंद नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी छवि। मध्य प्रदेश से एक दिलचस्प खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार भगवान कृष्ण की माखन चोर वाली पारंपरिक छवि को बदलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि भगवान कृष्ण का माखन से भरी मटकी फोड़ना असल में अत्याचारी राजा कंस के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ ये कथा विकृत हो गई। उन्होंने कहा, ये चोरी नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का संदेश था। अब संस्कृति विभाग स्कूल के पाठ्यक्रम में बदलाव करने और धार्मिक नेताओं और कथाकारों के माध्यम से कृष्ण की इस नई छवि को प्रस्तुत करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएगा। अमेरिकी टैरिफ पर मोटेक की सलाह, जवाबी कार्रवाई के बजाय सुधार का अवसर देखें। अब बात अर्थव्यवस्था की। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% तक टैरिफ लगाने की आशंकाओं के बीच योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया ने भारत को जवाबी कार्रवाई से बचने की सलाह दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस संकट को भारत को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी व्यापार नीति में बड़े सुधार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाबी टैरिफ लगाना भारत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके बजाय भारत को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहिए और RCEP और CPTPP जैसे बड़े व्यापारिक गुटों में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए, हो सके तो चीन से भी पहले। रिपोर्ट। रूसी तेल से सबसे ज़्यादा कमाई मुकेश अंबानी की रिलायंस को हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से रूस से सस्ते में खरीदे गए तेल का सबसे ज़्यादा फायदा दो निजी कंपनियों को हुआ है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूस की रोसनेफ्ट द्वारा संचालित नयारा एनर्जी। द वायर के अनुसार एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी तेल कंपनियों की तुलना में इन निजी रिफाइनरीज ने ज़्यादा मुनाफा कमाया है, क्योंकि वे अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ऊंचे दामों पर यूरोप और एशिया को निर्यात कर पाती हैं, जबकि सरकारी कंपनियां नियंत्रित कीमतों पर घरेलू बाजार में ईंधन बेचती हैं। अकेले रिलायंस ने ही भारत के कुल ईंधन निर्यात का 71% हिस्सा संभाला। कुछ और सुर्खियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन को रविवार को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ओडिशा के कोरापुट जिले में वीडियो बनाते समय डुडुमा झरने की तेज धार में 22 साल का एक यूट्यूबर बह गया। बार बार चेतावनी के बावजूद वो धारा के बीच में वीडियो बना रहा था। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दृढ़ संबोधन में कहा कि यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक शांति के लिए उसकी पुकार नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य सिर्फ हम तय करेंगे। भारत के मिस्टर रिलायबल कहे जाने वाले टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अपने 103 टेस्ट मैचों के करियर में उन्होंने 7,195 रन बनाए। उन्हें उनकी दृढ़ रक्षा और विपक्षी गेंदबाजों को थकाने की क्षमता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और चलते चलते तमिलनाडु में 2,500 साल पुरानी खोपड़ियों से बनाए गए चेहरे। और अंत में एक बेहद रोचक वैज्ञानिक खबर। तमिलनाडु की मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 2,500 साल पुरानी 2 मानव खोपड़ियों का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से उनके चेहरों को फिर से बनाया है। ये खोपड़ियाँ किलाडी के पास एक प्राचीन दफन स्थल से मिली थीं।
इन चेहरों के पुनर्निर्माण से पता चला है कि इन लोगों में प्राचीन दक्षिण भारतीयों की विशेषताएं थीं। साथ ही मध्य पूर्व और ऑस्ट्रो एशियाटिक वंश के निशान भी मिले हैं, जो प्राचीन काल में वैश्विक प्रवासन का संकेत देते हैं। यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जी कुमारसन कहते हैं, हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा विविध हैं और इसका सबूत हमारे डीएनए में है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई समेत सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। धन्यवाद। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।